सो हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल ट्रेड भी देखे पे। मैंने पिछले बार देखा फ्रेंड, कई वीडियोस में आपने डिमांड की कि फंडामेंटल्स के ऊपर कुछ वीडियो बनाएं। तो फ्रेंड, आज मैं आपके सामने ले आया हूं करेंसी ट्रेडिंग के अंदर कैसे फंडामेंटल पे ट्रेड करते हैं। तो फंडामेंटल को समझने के लिए फ्रेंड फटाफट एक तो नाइट नोट पेन डायरी ले ले और मेरे स्क्रीन पे जो 8 मेजर सेंट्रल बैंक्स के नाम है, पहले तो आप इनको फटाफट समझ लीजिए। ये बैंक है फेडरल रिजर्व, जो कि यूएस की बैंक है। बैंक ऑफ जापान, जापान की बैंक है। बैंक ऑफ इंग्लैंड, यूके से। यूरोपियन सेंट्रल बैंक, यूरोप से। स्विस नेशनल बैंक, स्विट्जरलैंड की। रिजर्व बैंक ऑफ न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड की। रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से। और बैंक ऑफ कनाडा, कनाडा की। तो ये जो 8 बड़े सेंट्रल बैंक है फ्रेंड, इनकी अगर कोई खबर आपको वेबसाइट्स पे दिखाई देती है तो इसका मतलब है ये करेंसी ट्रेडिंग के लिए एक बड़ी खबर है। और मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा कि किस टॉपिक्स पे, किन सब्जेक्ट्स पे हमें ट्रेड करनी चाहिए और कैसे। तो फ्रेंड, ये जो मेजर 8 सेंट्रल बैंक है, अगर इनकी कोई खबर आती है तो समझ जाना है कि ये आपके लिए एक स्वर्णिम अवसर है, अगर आप इसे ठीक तरीके से इनकैश कर पाओ। तो सबसे पहले समझना होगा फ्रेंड कि ये जो सेंट्रल बैंक है, इनके काम क्या होते हैं। तो हर देश की अपनी एक सेंट्रल बैंक होती है और इनका मेन काम होता है प्राइस को स्टेबल रखना। यानी कि जो पूरे देश में जो नागरिक है, जो कंज्यूमर्स है, ये लोग जो सामान खरीदते हैं, फिर वो किसी भी सेगमेंट का सामान हो, उनकी कीमतों को स्टेबल रखना इनका सबसे पहला काम होता है। दूसरा इनका काम होता है महंगाई के जो दर है, यानी कि इन्फ्लेशन जो रेट है फ्रेंड, उसको कंट्रोल में करना, ये भी सेंट्रल बैंक का मैंडेट है। साथ ही साथ इनका काम है कि अपने देश में एम्प्लॉयमेंट्स रेट, यानी कि रोजगार दर या बेरोजगारी दर आप जिसे कहें फ्रेंड, इसे भी कंट्रोल में रखना इनका काम है। और सबसे बड़ी बात है एक्सचेंज रेट पॉलिसीज, यानी कि फ्रेंड इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स के दामों को भी ये अपने कंट्रोल में रखते हैं। तो सेंट्रल बैंक के पास 365 दिन का कार्य होता है फ्रेंड। ज्यादा महंगाई भी नहीं होनी चाहिए, ज्यादा आर्थिक मंदी यानी कि रिसेशन भी नहीं होना चाहिए। और इन सभी अप एंड डाउन्स को, इकोनॉमिक का जो इम्बैलेंस बनता है, इकोनॉमिक का जो एक उतार चढ़ाव बनता है फ्रेंड, उसे कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल बैंक को लगातार काम करना पड़ता है। तो फ्रेंड, अगर किसी देश की सेंट्रल बैंक यानी कि किसी देश की अर्थव्यवस्था अगर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है, तो सेंट्रल बैंक को एक डर लगने लगता है, एक खतरा होता है, एक फियर होता है कि कहीं इसी तरीके से लोगों ने अगर खर्च करना शुरू किया तो कहीं ये जो महंगाई है ये हाइपर इन्फ्लेशन में ना बदल जाए। और अगर ऐसा होता है तो उस देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही नुकसान होगा। तो फ्रेंड, हाइपर इन्फ्लेशन के डर से सेंट्रल बैंक्स को कुछ एक्शन लेने पड़ते हैं। वहीं पे अगर किसी देश की इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करती है तो भी सेंट्रल बैंक को डर लगता है, उसको बीच में हस्तक्षेप करना पड़ता है कि कहीं रिसेशन ना आ जाए। और फ्रेंड, इसीलिए सेंट्रल बैंक का 365 दिन का जो काम होता है वो उन्हें इन्हीं इन्फ्लेशन और रिसेशन के बीच बैलेंस बनाने का होता है। तो ये जो काम होता है फ्रेंड, इसकी वजह से सेंट्रल बैंक को कुछ डिसीजंस लेने पड़ते हैं। इनके कुछ टूल्स हैं फ्रेंड, जिससे ये महंगाई को कंट्रोल में रख सकते हैं या फिर आर्थिक मंदी में देश को नहीं जाने देते हैं। और इनमें जो सबसे बड़ा टूल है इनके पास, वो है इंटरेस्ट रेट। जी हाँ दोस्तों, बैंकों के जो लोन होते हैं, बैंकों के जो ब्याज दर होते हैं, जो इंटरेस्ट रेट होता है, तो जब भी सेंट्रल बैंक को डाटा इकट्ठा करने के बाद ये पता चलता है कि मार्केट में लोग जो है वो जरूरत से ज्यादा खर्च कर रहे हैं, या फिर मार्केट में जो सिचुएशन इस वक्त की है वो महंगाई की तरफ जाती हुई है, तो ऐसे में सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देते हैं। और जब इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हैं फ्रेंड, तो कहीं ना कहीं मार्केट पे एक पुल बैक लगता है, इकोनॉमी पे एक पुल बैक लगता है, और वो महंगाई जो है कंट्रोल में आने लगती है। तो फ्रेंड, कहीं ना कहीं इंटरेस्ट रेट बढ़ाना यानी कि एक उस करेंसी के लिए पॉजिटिव संकेत है कि वहां पे मार्केट यानी कि इकोनॉमी अच्छा काम कर रही है, इसीलिए इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ा। अगर इंटरेस्ट रेट घटाया जाता है तो इसके पीछे का रीजन ये होता है कि मार्केट में पैसों का फ्लो नहीं होता। सेंट्रल बैंक चाहती कि ज्यादा से ज्यादा लोग लोन लें, ताकि वो लोन का पैसा मार्केट में सर्कुलेट हो, और सर्कुलेट होगा तो इकोनॉमी जो है वो बूस्ट होती है। तो फ्रेंड, इसका मतलब क्या हुआ, इंटरेस्ट रेट तब घटाया जाता है जब इकोनॉमी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रही है। तो यानी कि कोई खबर अगर आपको यूं मिल जाए
कि कोई सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट बढ़ाने वाली है तो समझना वो करेंसी स्ट्रांग होगी, और अगर खबर मिलती है कि वो इंटरेस्ट रेट को घटाना चाहती है तो समझना कि करेंसी उनकी वीक होने वाली है। दूसरा इनके पास टूल है फ्रेंड क्वांटिटेटिव ईजिंग का। क्वांटिटेटिव ईजिंग का मतलब होता है पैसों को मार्केट में पंप करना, यानी कि इसे सरल भाषा में कहें तो प्रिंटिंग मनी, नोट छापना। और हम सभी जानते हैं फ्रेंड कि किसी भी देश के लिए नोट छापना एक कभी भी अच्छी खबर नहीं हो सकती है। तो अगर आपको कहीं वेबसाइट्स पे दिखाई दे कि किसी पर्टिकुलर सेंट्रल बैंक ने क्वांटिटेटिव ईजिंग का प्रोग्राम लॉन्च किया है तो समझ जाना कि वो करेंसी वीक होने वाली है, डेप्रिशिएट होने वाली है। साथ ही साथ इनके पास एक शस्त्र और है फ्रेंड, और वो है इनका लैंग्वेज। लैंग्वेज यानी कि स्पीच। स्पीच यानी कि फ्रेंड जो सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स होते हैं, ये हर महीने अपने डाटास को एनालिसिस करने के बाद स्पीच देते हैं, लोगों को एक्सप्लेन करते हैं कि उनकी इकोनॉमी कैसा परफॉर्मेंस कर रही है। और अगर इनकी स्पीच में, इनके भाषण में अगर कोई पॉजिटिव संकेत नजर आता है तो फिर करेंसी स्ट्रांग होती है, अप्रिशिएट होती है। कोई नेगेटिव चीजें नजर आती है तो करेंसी वीक होती है, डेप्रिशिएट होती है। तो फिर इसमें सेंट्रल बैंक की हर कुछ हफ्तों में, कुछ महीनों में मीटिंग्स होती है, और इन मीटिंग्स में वो मार्केट के सारे डाटा को इकट्ठा करते हैं। फिर वो डाटा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का हो, वो डाटा अनएम्प्लॉयमेंट रेट से हो, वो डाटा प्रोडक्शंस का हो, मैन्युफैक्चरिंग्स का हो, या रिटेल सेल्स का हो, या फिर रियल एस्टेट मार्केट का हो। तो ये सारे डाटाओं को इकट्ठा करने के बाद एक स्टडी करती है कि इस वक्त का सिचुएशन क्या है और क्या उनकी इकोनॉमी अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है। अगर उनको स्टडी में पता चलता है कि इकोनॉमी अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है, मार्केट जो है वो महंगाई की तरफ बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन की तरफ बढ़ रहा है, तो फिर वो इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने का डिसीजन लेती है। और अगर उन्हें लगता है कि भाई डाटा ये बता रहे हैं कि मार्केट में फ्लो उतना अच्छा नहीं है, मार्केट रिसेशन की तरफ जा रहा है, डिफ्लेशन की तरफ जा रहा है, तो फिर वो इंटरेस्ट रेट्स को घटा देते हैं। और कई बार फ्रेंड आपको ये भी नजर आएगा कि इंटरेस्ट रेट जो था वो उन्होंने ना बढ़ाया ना घटाया, स्टेबल रखा। और ऐसे कंडीशन में हम जैसे ट्रेडर को ये समझ में आना चाहिए कि अगर उन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया भी नहीं, घटाया भी नहीं, तो इसके पीछे का रीजन क्या है। अगर वो रीजन पॉजिटिव रहा तो फिर अगेन करेंसी अप्रिशिएट होती है, और रीजन नेगेटिव रहा तो करेंसी वीक होती है, यानी कि डेप्रिशिएट होती है। तो सरल शब्दों में कहूं फ्रेंड, इंटरेस्ट रेट बढ़ना यानी करेंसी स्ट्रांग, इंटरेस्ट रेट घटना यानी करेंसी वीक, और इंटरेस्ट रेट को होल्ड करना तो ये डिपेंड करता है कि उन्होंने होल्ड क्यों किया है। अब इसी से रिलेटेड अगर मैं आपको बता दूं फ्रेंड, तो सबसे बड़ी बात है कि कुछ इकोनॉमिकल इंडिकेटर्स हैं जो आपकी स्क्रीन पे हैं, आप इन्हें नोट डाउन कर लें क्योंकि ये आपके लिए बहुत जरूरी है। और ये इकोनॉमिकल इंडिकेटर लेबर से भी जुड़े हैं और महंगाई यानी कि इन्फ्लेशन से भी जुड़े हैं। तो इसमें जो सबसे बड़ी खबर होती है फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर फ्रेंड, खास करके वो है नॉन फार्म पेरोल की, एनएफपी जिसे हम कहते हैं। और ये हर महीने के फर्स्ट फ्राइडे को आती है, शाम को 6 बजे ये होती है, और अमेरिकन डॉलर में होती है। और फ्रेंड ये अपने आप में फॉरेक्स का फेस्टिवल भी इसे कहा जाता है। ये एक बड़ी खबर है। तो एनएफपी की डाटा को कैसे देखते हैं, मैं आपको वेबसाइट पे ले जाऊंगा। दूसरा है अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम। फ्रेंड मैंने यहाँ पे जो सब्जेक्ट्स आपके स्क्रीन पे लिखे हैं, आप इन पे सिर्फ फोकस करना है। इसके अलावा बहुत सारी और भी बड़ी खबरें होती है, बट मार्केट में वो वॉल्यूम नहीं आ पाता। तो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का मतलब होता है कि कितने नए बेरोजगारों ने बेरोजगारी के लिए आवेदन पत्र भरा है, एप्लीकेशन दिया है। तो अगर सरकार को लगता है कि ज्यादा एप्लीकेशन आ रहे हैं तो सरकार की ट्रेजरी से, उनके राजकोष से ज्यादा पैसा देना पड़ता है, जिससे करेंसी फिर वीक होती है। तो फ्रेंड अगर अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का जो डाटा है वो अगर कम आता है तो करेंसी स्ट्रांग, ज्यादा आता है तो करेंसी वीक। अनएम्प्लॉयमेंट रेट यानी कि बेरोजगारी का दर, पिछले महीने की तुलना में इस महीने अगर बेरोजगारी का परसेंटेज बढ़कर आता है तो करेंसी वीक होती है, कम होकर आता है तो करेंसी स्ट्रांग होती है। क्लेमेंट काउंट चेंज, इसका मतलब होता है फ्रेंड कि अनएम्प्लॉयमेंट के क्लेम करने के जो काउंटिंग्स है उसके अंदर क्या चेंज हुआ। अगर पॉजिटिव चेंज है तो करेंसी स्ट्रांग, नेगेटिव चेंज है तो करेंसी वीक। इसी तरीके से महंगाई के डाटा को अगर हम देखें तो इसमें सीपीआई का डाटा आता है, जिसे हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहते हैं। यानी कि हम और आप जैसे जो ग्राहक मार्केट में सामान खरीदते हैं उनका इंडेक्स क्या कहता है, इसके डाटा को भी हमें स्टडी करना पड़ता है। साथ ही साथ मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स आता है, यानी कि जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, जो प्रोडक्शन यूनिट्स है, क्या उनके प्रोडक्शन बढ़े हैं। अगर प्रोडक्शन बढ़े हैं तो करेंसी स्ट्रांग, नहीं बढ़े हैं तो करेंसी वीक। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी का भी एक बहुत बड़ा खबर होता है फ्रेंड। और जीडीपी में अगर डाटा बढ़कर आता है तो करेंसी स्ट्रांग होती है, कम होता है तो करेंसी वीक होती है। इंटरेस्ट रेट के बारे में मैंने आपको बताया कि अगर इंटरेस्ट रेट
स्ट्रांग है, इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ रहा है तो करेंसी स्ट्रांग, इंटरेस्ट रेट अगर कम होता है तो करेंसी वीक। कोर रिटेल सेल्स, ये भी बड़ी खबर है फ्रेंड। इसके अंदर जो मार्केट के रिटेलर्स होते हैं उनके डाटा को इकट्ठा किया जाता है और ये जानने की कोशिश की जाती है कि पिछले महीने की तुलना में क्या उनका सेल बढ़ा है। अगर बढ़ा है तो इसका मतलब मार्केट में डिमांड है, करेंसी स्ट्रांग होती है। पीपीआई, प्रोडक्शन प्राइस इंडेक्स फ्रेंड, ये भी एक बहुत बड़ा न्यूज है। और सबसे बड़ी न्यूज है एफओएमसी, जिसे हम फेडरल ओपन मेंबर्स कमेटी कहते हैं। ये यूएस की न्यूज होती है फ्रेंड। इसमें फेडरल रिजर्व के जो कमेटी मेंबर्स है उनका एक मीटिंग होती है और उस मीटिंग में वो सारे डाटा को एनालिसिस करते हैं कि नेक्स्ट टाइम हमें क्या इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना चाहिए या कम करना चाहिए। और साथ ही साथ स्पीक्स की एक न्यूज मिलेगी आपको। स्पीक यानी कि जो मैं पहले ही बता चुका हूँ फ्रेंड, भाषण। तो मैं यहाँ से सीधा दोस्तों आपको ले जाता हूँ वेबसाइट पे, और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप यहाँ से अगर वेबसाइट पे जाएं तो खास करके आप फॉरेक्स फैक्ट्री पे जाना पसंद कीजिएगा, क्योंकि फॉरेक्स फैक्ट्री में बहुत कुछ क्लियरिटी के साथ आपको देखने को मिलेगा। तो मुझे एक सेकंड दीजिएगा, मैं आपको सीधा फॉरेक्स फैक्ट्री ले जाता हूं ताकि हम वहां पे जाके बहुत सारी चीजों को देख सकें। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने यहाँ पे फॉरेक्स फैक्ट्री का इकोनॉमिक कैलेंडर खोल रखा है, और ये जो इकोनॉमिक कैलेंडर है आप देख पाते हो फ्रेंड, इसके अंदर आपको मतलब डे कौन सा है, न्यूज का टाइम कौन सा है, किस करेंसी में न्यूज है। एनवलप के कलर से आपको पता चलेगा। जो रेड रेड कलर के एनवलप है फ्रेंड, वो हॉट न्यूज है। जैसे आपको यहाँ पे जीबीपी में जीडीपी का न्यूज दिख रहा है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का। और यहाँ देखिएगा फ्रेंड मेरे कर्सर की तरफ, यहाँ पे एक फोरकास्ट है। तो ये जो फोरकास्ट का कॉलम होता है, ये पहले से ही डिसाइडेड होता है कि कितना प्रतिशत या कितना डाटा हमें अचीव करना है। और ये जो एक्चुअल का कॉलम होता है फ्रेंड, ये न्यूज आने के बाद रिफिल होता है। जैसे आप अभी थोड़ी देर पहले देख रहे हो कि यहाँ पे शाम को 6 बजे अमेरिकन डॉलर में एक खबर थी, और 0.2 का इन्होंने प्रोडक्शन प्राइस इंडेक्स के बारे में एक फोरकास्ट किया था, बट ये 0.3 आता है। तो ये एक पॉजिटिव खबर थी, इससे अमेरिकन डॉलर स्ट्रांग हुआ। ऐसे ही फ्रेंड आज 7:30 बजे आप देख रहे हो कंज्यूमर सेंटिमेंट्स के बारे में इन्होंने लिखा है कि 7.4 का यहाँ पे फोरकास्ट किया गया है। तो ये डाटा 71.4 जो है, इससे अगर बढ़कर आता है तो करेंसी फिर से स्ट्रांग होती है, घटकर आता है तो करेंसी वीक होती है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर जाकर फ्रेंड एनालिसिस कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में बताऊंगा फ्रेंड कि कैसे आप न्यूज पे ट्रेड करोगे और कैसे मार्केट को आइडेंटिफाई करोगे। तो सबसे पहली बात है फ्रेंड, जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ पे नेक्स्ट वीक की बात बताऊं, यानी कि 14th एंड 15th ऑफ अगस्त को, तो 15th अगस्त को आप देख रहे हैं यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन डॉलर की सुबह 7 बजे खबर है, और ये है मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग। यानी कि फ्रेंड इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया जाए या नहीं बढ़ाया जाए ऑस्ट्रेलियन डॉलर में, इसकी मीटिंग है। तो जब आप ये सामने वाले कॉलम को क्लिक करोगे फ्रेंड, तो यहाँ पे कुछ डाटास यहाँ पे आ जाएंगे जो अभी तक फॉरेक्स फैक्ट्री ने अपलोड नहीं किए हैं। तो यहाँ पे जो फोरकास्ट का कॉलम है वो आपका अपलोड हो जाएगा, और फोरकास्ट के बाद डाटा आपको देखना है कि वो पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है। तो कुल मिलाकर मैं ये कहूंगा फ्रेंड कि एक एक मतलब एक लॉजिकल बात को समझिएगा कि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है तो करेंसी स्ट्रांग है, इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है तो करेंसी वीक होगी। दूसरी चीज है फ्रेंड कि अगर रिटेल सेल्स बढ़ता है तो करेंसी स्ट्रांग है, रिटेल सेल्स कम होता है तो करेंसी वीक होती है। ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं। बस आपको जो स्टडी करना है वो स्टडी करना है कि डाटा पॉजिटिव है या नेगेटिव है। और जो खबरें मैंने आपको दिखाई फ्रेंड, जिन सब्जेक्ट्स के बारे में हाईलाइट किया, जिन बैंकों के नाम मैंने आपको बताए, अगर इनके माध्यम से कोई खबर है तो फिर ये एक करेंसी ट्रेडर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट खबर होती है। और इस तरीके से फ्रेंड हम इसके अंदर ट्रेड को कर सकते हैं। तो फंडामेंटल क्या है फ्रेंड, मैं एक और नया वीडियो बहुत जल्द आपके बीच में लेकर आने वाला हूं, जिसमें मैं डाटा कैसे स्टडी किया जाता है इसके बारे में आपको बहुत डीप में जाके बताऊंगा। और कई बार मैं आपको ऐसे वेबसाइट्स पे ले जाने की कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड, जिसमें आप न्यूज से पहले ही स्टडी करने की कोशिश करेंगे कि मार्केट का न्यूज आने के बाद का मोमेंट क्या बन सकता है। तो वापस से एक बार दोस्तों मैं आपको याद दिलाना चाहूं कि अगर मेरा चैनल आपको यानी कि ट्रेड भी देके आपको ट्रेडिंग में बेनिफिट दे रहा है फ्रेंड, तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और अपने ट्रेडर मित्रों के साथ इसे शेयर करें, क्योंकि हर हफ्ते मैं आपको 2 वीडियो देने की कोशिश करता हूं, और जो टॉपिक आप डिमांड करते हो इस पे ही करता हूं फ्रेंड। तो ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो मर्जी आपकी है फ्रेंड, इसे आप जरूर लाइक दें, कमेंट्स दें, और मुझे बताएं कि नेक्स्ट टॉपिक आप कौन सा देखना चाहते हैं। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर बीइंग विद मी, फॉर बीइंग विद ट्रेड विद एके। थैंक यू सो मच।